नमस्कार। आज हम लोग यह अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यह क्लास 12th का पॉलिटी है। मेरा मानना है कि पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसे सबको पढ़ना चाहिए। इस दुनिया में क्या चल रहा है, अपने जीवन को समझने के लिए, दुनिया की बातों को समझने के लिए यह खास तौर पे ज़रूरी है। पॉलिटी पढ़ने के लिए यह भी खास बात है कि आपको भूगोल और इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप पॉलिटी को समझ सकते और जान सकते हैं। तो यह सिलसिला इस यूट्यूब चैनल पे चलेगा। हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। तो आइए यह क्लास 12th एनसीईआरटी को ख्याल में रखते हुए हम लोग पॉलिटी को पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे आप जानते हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं या नए राष्ट्र की चुनौतियां। तो यह समय है, पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का बैकग्राउंड जानते हैं। विदाउट बैकग्राउंड जाने हुए आप कहानी को समझ नहीं सकते हैं। यह चैप्टर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, लंबा भी होने वाला है। तो थोड़ा सा आप पानी और नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे ताकि इसको एंजॉय कर पाएँ, समझ पाएँ, साथ में इससे जुड़ पाएँ। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप संविधान को भी धीरे धीरे ज़्यादा हद तक समझेंगे एक अलग तरीक़ा से। तो फिलहाल इस चैप्टर के बैकग्राउंड की बात करें तो यह समय है 1947, जिस समय अपना देश भारत आज़ाद होता है। इससे पीछे के बैकग्राउंड को जानते हैं। जिस समय दुनिया में बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे, वह घटना थी 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के मानचित्र पे अलग अलग देश जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन करते हैं और आज़ाद होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें दुनिया के ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। इसी में हिटलर जैसे नेता भी सामने आते हैं और जेनोसाइड जैसी प्रक्रिया 50 लाख लगभग यहूदी मारे जाते हैं। इस प्रकार यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वह एकदम से ख़त्म हो जाती है और उसके नव निर्माण में फिर से यूरोप को विकसित करने में सारे यूरोपीय देश लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनका जो उपनिवेश एशिया और अफ्रीका के देशों में उन्हें छोड़ना पड़ता है और धीरे धीरे नए राष्ट्र उभर करके विश्व के मानचित्र पे संप्रभु राष्ट्र आते हैं, यानी जिनका कंट्रोल उनके खुद की जनता के पास होता है। उन्हीं में से अपना देश होता है एक भारत। भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर आज़ाद होता है और इसकी आज़ादी बाकी सारे देशों की आज़ादी से काफ़ी दिलचस्प है। इसकी कहानी भी काफ़ी अलग है, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद होता है उस समय एक देश नहीं बल्कि दो देश आज़ाद होते हैं, जिसका नाम भारत और पाकिस्तान पड़ता है। तो इन्हीं पृष्ठभूमि के साथ हमारा देश आज़ाद होता है और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और अपने देश को बनाने में जब देश आज़ाद होता है तो क्या क्या चुनौतियाँ सामने आती है, इन्हीं बातों को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो यह जो बुक है आपका एनसीईआरटी का, यह आज़ादी के बाद भारत की राजनीति क्या रही है इसको लेकर के है, यानी आज़ादी के बाद भारत में राजनीति। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप देख रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, इन तीनों में आपको एक एक चुनौती के बारे में पढ़ना है। कि फर्स्ट चैप्टर में जो चुनौती के बारे में पढ़ना है वह यह है कि देश के आज़ादी के साथ इसे एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। एकता के सूत्र में देश को कैसे बांधा गया, यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई, यानी यह चुनौती देश के सामने क्यों आई और हमारे नेताओं ने कैसे देश को एक करा, इन सभी घटनाओं के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वह है लोकतंत्र को स्थापित करने को लेकर, यानी एक ऐसा देश जहां की 95% जनसंख्या अशिक्षित है, गरीबी में लाचार है, वैसे देश में लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया गया। जबकि दुनिया के अन्य देशों में जब वह आज़ाद होते थे तो या तो सैनिक के हाथ में चला जाता था या कोई राष्ट्रपति लंबे समय तक शासन करने लग जा रहा था या संविधान बन के लागू तो हो ही नहीं पाता था। लोकतंत्र के वायदे तो किए जाते थे कि अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, हम कुछ समय बाद लोकतंत्र बहाल कर देंगे, लेकिन दुनिया के मैक्सिमम देशों में इस तरह से नहीं हो पा रहा था। तो भारत ने कैसे इसको कायम किया कि आज़ाद होते ही लोकतंत्र को स्थापित किया। इस चुनौती क्या थे उस समय लोकतंत्र को स्थापित करने में और कैसे हमारे नेता लोगों ने एक अलग रूप अपनाया दुनिया के अन्य देशों के अलावा
और लोकतंत्र को स्थापित किया। यह पढ़ेंगे आप अध्याय 2 में। अध्याय 3 जो है, भारत में हमेशा से जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें कभी राजाओं की गुलामी तो कभी अंग्रेजों की गुलामी तो कभी मुगलों की गुलामी सहते आ रहे थे। तो ऐसे में इस बार देश आज़ाद हो रहा है, तो एक ऐसे विकास का कार्यक्रम तैयार करना जिससे कि केवल कुछ तबकों को ही फायदा ना मिले, कुछ अमीर लोगों को ही फायदा ना मिले, जबकि सभी को फायदा मिले, यानी सबके विकास को लेकर के कार्यक्रम तैयार करना, आर्थिक विकास। तो यह सब समस्याएं क्या थी आर्थिक विकास को लेकर के हमारे देश में उस समय, जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, और कैसे हमारे नेताओं ने अलग अलग योजनाओं, जैसे आप सुने होंगे पंचवर्षीय योजनाओं, इन सभी योजनाओं के माध्यम से भारत को जो है एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर किया और भारत को गरीबी से निकाल करके आज इस कदम तक लाया। तो यह प्रारंभिक चरण हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास की अध्याय 3 में। तो पूरी से आप इस बुक के थोड़ा सा होलोग्राम को समझ चुके होंगे। तो हम फर्स्ट चुनौती जो है वह देश को एकता के सूत्र में बांधने की, हम चलते हैं उस पे और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देश की जो फर्स्ट चुनौती है वह एकता के सूत्र में बांधना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि यह चुनौती सामने आई क्यों। देश आज़ाद हो रहा था, देश तो एक ही था, तो फिर देश को एकता के सूत्र में बांधने की जरूरत क्या थी, और हमारे नेताओं ने इसमें क्या किया, किस प्रकार देश को एकत्रित किया। इन दोनों चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं कि देश को एकता के सूत्र में बांधने की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। थोड़ा सा आप लोग ये इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे अपने से, अपने बुक में आपको पूरी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आधा खुशी और आधा गम की समस्या रहता है। यही 3 चुनौतियों के बारे में इसमें बात किया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है ऑलरेडी। तो भारत के सामने यह समस्या क्यों उत्पन्न होता है कि इसे एकता के सूत्र में बांधा जाए, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वह है विभाजन विस्थापन। कि आप यह बात तो शुरू में ही बात कर ले कि भारत आज़ाद हुआ था तो एक देश नहीं बल्कि 2 देश बने थे। एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम क्या पड़ा, पाकिस्तान। तो भारत के सामने यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई कि उसको एकता में बांधना है, यानी एकता स्थापित करना है। तो इसके पीछे के कारण था विभाजन, विस्थापन तथा पुनर्वास। यानी एक इसमें कुछ कविताएं हैं, हम चाहेंगे पहले आप उसको जानें। कुछ काफ़ी शानदार शायर लोग भारत के विभाजन पे, बंटवारे पे काफ़ी शानदार बातें कही हैं। शानदार क्या, यह तो काफ़ी दुखदायी घटना रहा है। इसमें देखेंगे आप आगे चल के क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी। यह फैज अहमद फैज हैं, इन्होंने बंटवारे पे एक शानदार कविता लिखी और उस समय के दर्द को इन्होंने बयां किया। तो वह दर्द क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने लिखा है, ए दाग दाग उजाला ए सब गजीद शहर, वो इंतजार था जिसका ए ओ शहर तो नहीं, ए ओ शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार की, मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा सब ए सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीन ए गम ए दिल। तो काफ़ी दर्द भरा कहानी रहा था जिस समय भारत आज़ाद हुआ था। उन दर्द भरे लम्हों को हम लोग एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इस पे बातें लिखी थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंटवारे पे क्या कहा कि भारत में मुसलमान पाकिस्तान चाहे जितना उकसा दे या वह वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ। तो आइए विभाजन को, विस्थापन और पुनर्वास को समझने के लिए एक छोटा सा मानचित्र हम देखते हैं। यह उस टाइम का मानचित्र है जिस समय भारत अभी बंटवारा नहीं हुआ था, अभी अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था। तो यह जो आप मानचित्र देख रहे हैं, इसमें जो आपको नीला कलर में दिखाई दे रहे हैं यह राज्य रजवाड़े हैं। जैसे हैदराबाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो पीला कलर में आपको दिखाई दे रहा है यह जो है अंग्रेजों का क्षेत्र है। तो भारत उस समय 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा जिसे कहा जाता था देसी भारत,
और एक हिस्सा जिसे कहा जाता था ब्रिटिश भारत। देसी भारत उन हिस्सों को कहा जाता है जिन पे राजे रजवाड़े हैं, यानी नीला कलर वाला यह जो इलाका है, और ब्रिटिश भारत उन्हें कहा जाता था यानी जिस पे अंग्रेजों का शासन चलता था। हालांकि देसी भारत पे राजे रजवाड़े तो थे, उन पे इनडायरेक्ट रूप से ये लोग शासन करता था अंग्रेज लोग। तो एक बार इस भारत को मानचित्र को देखिए। जब विभाजन होगा तो विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, तो 14 से 15 अगस्त जो है यह डेट फिक्स किया गया था भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए। तो 14 से 15 अगस्त में, 14 अगस्त को आज भी पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो यह जो योजना था जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को बांटा गया, वह योजना था 3 जून 1947 को यह योजना बनाए थे। जो उस समय भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। आप यह नाम सुने होंगे लॉर्ड माउंटबेटन का। इन्होंने ही उस समय भारत के यह वायसराय थे और इन्होंने यह योजना तैयार किया था कि भारत को बांटना कैसे है। तो वो बांटने के सापेक्ष में वह बताए कि जो इलाका मुस्लिम बहुल है, यानी जिस क्षेत्र में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, वह पाकिस्तान में जाएगा और बाकी सारे शेष इलाके भारतीय संघ के हिस्सा होंगे, यानी हिंदुस्तान भारत में रहेंगे। अब विभाजन में समस्या क्या था, यह बात तो आपको सुन के नॉर्मल लगता होगा, हाँ हो गया बंटवारा, पाकिस्तान अलग भारत अलग। लेकिन समस्या बहुत दिलचस्प है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है ब्रिटिश भारत में कि जिधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहते हो। एक इलाका इधर पड़ता था तो एक इलाका इधर पड़ता था। अब समस्या यही थी कि एक इलाका रहता तो उसको साइड में कर देते, चलो तुम पाकिस्तान हो गए और यह भारत हो गया, आसानी से हो जाता। लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं होना, यह पहला समस्या था। तो पहला समस्या आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र कोई भी भारत में ऐसा इलाका नहीं था उस समय कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो। तो यह था पहला समस्या। दूसरा समस्या यह था कि जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वह सब के सब पाकिस्तान में जाना चाहे, ऐसा भी बात नहीं था। यहाँ पे आपको एक पीला कलर में छोटा सा राज्य दिख रहा होगा, इसको पश्चिमी प्रांत कहा जाता है। उस समय यहाँ के जो नेता थे, फेमस नेता, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, वही खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। तो गांधी जी के विचारों से काफी प्रेरित व्यक्ति और गांधी जी बंटवारे के एकदम खिलाफ, तो वह भी नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो दूसरी समस्या यह था कि हर मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में ही जाए, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं थी। तो हर मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाए, ऐसा भी कोई बात नहीं थी। तीसरी समस्या जो सबसे विकट रूप धारण की आगे चल करके, वह यह थी कि भारत में जो यह पंजाब स्टेट था, यह पूरा का पूरा जो है उस समय पंजाब कहलाता था। यहाँ से आप लोग जो देख रहे हैं, और यहाँ पे यह जो बंगाल वाला इलाका था, पश्चिम बंगाल, और यह बांग्लादेश वाला इलाका, यहाँ पे इन दोनों क्षेत्रों में जो है मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा थी और गैर मुस्लिम भी थे। अब इनको ना ही पूरा इसे पाकिस्तान में भेज सकते हैं और ना ही भारत में भेज सकते हैं, इसको भी ना ही पूरा पाकिस्तान में और ना ही भारत में। तो यह तय किया गया कि इस राज्य को पूरा पूरी नहीं बांटेंगे, हम जिला के आधार पे बांटेंगे। यानी जो इलाका इस बांग्लादेश वाले, अभी तो बांग्लादेश यह हो गया है, तो जो इलाका इस क्षेत्र से सटे हुए हैं वह जाएंगे पाकिस्तान में, जो इलाका इधर पश्चिम साइड से सटे हुए वे जाएंगे पाकिस्तान में, और बाकी सारा भारत में। और दुख की बात यह थी कि 14 से 15 अगस्त को भी इस राज्य में रहने वाले लोगों को यह पता नहीं था कि हम भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं। यह क्या भीषण समस्या थी और इसका परिणाम क्या हुआ यह हम लोग आगे जानेंगे। तो तीसरी समस्या जो थी वह बंगाल और पंजाब की थी। इसी के वजह से जब बंटवारा होगा तो देखेंगे उसका परिणाम क्या होगा। तो बंगाल और पंजाब की समस्या थी। चौथी जो सबसे विकट समस्या यह थी कि पूरे भारत में भी मुस्लिम रहते थे, छोटी छोटी जनसंख्या में, यानी अल्पसंख्यक में लोग रहते थे, और पाकिस्तान के इलाकों में भी अल्पसंख्यक में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते थे।
अब बंटवारा तो धर्म के आधार पे हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वह पाकिस्तान, बाकी सारा हिंदुस्तान। अब इसमें समस्या यह उत्पन्न होने लगा कि अपने ही देश में कई सदियों यानी उनके कई पूर्वज जो भारत में रह रहे थे, इस्लाम के थे, वो अपने ही देश में 15 अगस्त को विदेशी हो जाते हैं, यानी दूसरे मुल्क के हो जाते हैं। और इस समस्या के वजह से काफ़ी लंबा विस्थापन हुआ, यानी यहाँ से लोग यहाँ गए और वहाँ से लोग यहाँ आए। यह इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन है, यानी 80 लाख लोग, यह बताया जाता है आंकड़ा कि 80 लाख लोग जो है विस्थापित हुए थे इस पूरे बंटवारा में। यह जो इलाका आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा, 80 लाख लोग जो है इसमें बंटवारे में शामिल हुए। और दूसरी सबसे भीषण जो प्रॉब्लम यह हम बतला रहे थे कि पंजाब वाला जो इलाका है यह, और दूसरा यहाँ बंगाल वाला जो इलाका है, इसमें काफ़ी जो है हिंसक तनाव उत्पन्न हो गए। इसके वजह से अमृतसर और कलकत्ता जो है वह सांप्रदायिक दंगा का आंकड़ा बन गया। इसके वजह से लगभग 5 से 10 लाख लोग इस नरसंहार का हिस्सा बने और इसमें मारे गए। यहाँ तक कि जो है यह सब समस्या उत्पन्न होती है और इसके वजह से आगे क्या घटना चालू होती है हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम फिर से चैप्टर पे चलते हैं। आप विभाजन समझ गए, भारत का विभाजन कैसे हुआ था और विभाजन की प्रक्रिया थी, यानी मुस्लिम बहुलता के यानी आधार पे बांट दिया गया था देश को, और उसमें 4 समस्याओं को हमने बात किया। 4 समस्याएं क्या थी? पहली समस्या यह थी कि भारत में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, यानी कह दिया जाए कि यह पाकिस्तान है, जाओ तुम पाकिस्तान हो गए। दूसरी समस्या यह थी कि हर मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाना चाहे, यह भी कोई बात नहीं थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या हुई पंजाब और बंगाल को लेकर के हुई, वहाँ पे बहुत सारे लोग नरसंहार का हिस्सा बने। और चौथी बड़ी समस्या थी कि हर देश में जो है अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, और जब 15 अगस्त 14 अगस्त को बंटवारा हुआ तो अपने ही देश में विदेशी हो गए, और वे लोग क्या करेंगे, मजबूरी में क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे। और यह विस्थापन इतना डेंजर होता है कि अभी हम हाल ही में बतलाए कि इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन, यानी इतनी बड़ी संख्या में कभी भी मानव ट्रांसफर नहीं हुआ था एक जगह से दूसरे जगह। लगभग 80 लाख यानी 8 मिलियन लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बैलगाड़ी से, पैदल से। आप उस समय का वीडियो अगर देख पाइएगा तो आप उसको समझ पाइएगा। दूसरी बड़ी समस्या उसके बाद उत्पन्न होती है पुनर्वास को लेके। अब यह जो इतनी बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो उनके भोजन, रख रखाव, उनकी अलग अलग समस्याएं, सफाई का ध्यान रखना, पानी का ध्यान रखना, ये बड़ी लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। साथ ही जब विस्थापन हो रहा था तो विस्थापन की वजह से जो है काफ़ी सारे दोनों साइड से बड़ी संख्या में महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है। और इसे समस्या यह होती है कि कभी कभी महीनों और वर्षों तक जो है महिलाएं जो है शिविर जो बनाया गया था दोनों क्षेत्र में विस्थापित लोगों को रहने के लिए, वहां उन्हें रहना पड़ता है। कई बार तो अपने सगे संबंधियों से भेंट नहीं हो पाता है, और इस समस्या को काफ़ी बड़ी जनसंख्या में लोगों को झेलना पड़ता है, और यह समस्या जो है उभर करके सामने आती है। तो यह सब विभाजन के परिणाम रहे हैं। विभाजन के परिणाम में आप क्या क्या बातें कर सकते हैं? एक तो यह इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन रहा जिसमें 80 लाख लोग एक जगह से दूसरे जगह गए। दूसरी बड़ी समस्या कि लगभग 10 लाख लोग हिंसक सांप्रदायिक दंगों के हिंसा के शिकार हुए। और तीसरी बड़ी समस्या जो थी, और तीसरी बड़ी समस्या उस समय विभाजन को लेकर, विस्थापन को लेकर यह उठती है कि पुनर्वास की व्यवस्था कैसी की जाए, यानी एक क्षेत्र से जो दूसरे क्षेत्र में आ रहे हैं। महिलाओं को बड़ी संख्या में अगवा किया गया था। अपने घर के इज्जत को रक्षा करने के लिए कई बार बेटी और बहुओं को तो लोग जो है जहर दे करके मार देते थे। एक इस पे बहुत सारा मूवी भी बना है, आप लोग देखे होंगे। वह सनी देओल का मूवी जो है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है सनी देओल का कौन सा मूवी है। तो एक हकीकत में मूवी इसी पे बनी हुई है, आप इसको भी देख करके उस समय की समस्याओं को समझ सकते हैं। तो यह रहा विभाजन की समस्या।
विभाजन के परिणाम क्या हुए, तो ये सभी परिणाम आपके समक्ष शामिल होते हैं। एक परिणाम यह भी हुआ कि महात्मा गांधी की इसी में शहादत हो जाती है। यह विभाजन का ही परिणाम था। अब ऐसा क्या बात है, तो हम बतलाए थे कि दो शहर ऐसे थे, एक का नाम था कलकत्ता और दूसरे का नाम था अमृतसर। यह जो है यह हिंसक दंगों के आंकड़े बन गए थे। तो जिस समय देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन, उस समय आजादी के किसी भी जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं होते हैं। वह कलकत्ता में जाते हैं, वहाँ हिंसक दंगों को कंट्रोल करने के लिए वह अपनी प्रार्थना सभा लगाते हैं और प्रार्थना सभा में काफी लंबे जनसंख्या में लोग वहाँ उपस्थित होते हैं और काफी हद तक वहाँ हिंसक दंगा कंट्रोल भी होता है। आपने गाना सुने ही होइएगा, सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम। तो भजन कीर्तन के माध्यम से काफी बड़ा प्रभाव कलकत्ता में पड़ता है और लगभग यहाँ पे दंगा समाप्त होता है। अगले ही महीना यानी अगस्त में वह कलकत्ता में रहते हैं और सितंबर में पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली भी वह काफी वह उन जगहों में से एक जगह था जहाँ पे हिंसक दंगे के काफी बड़े मात्रा में लोग शिकार हुए थे। दिल्ली में आज भी बहुत सारी बस्तियां मुसलमान बहुल क्षेत्र हैं। तो यहाँ भी महात्मा गांधी पहुंचते हैं। अब देश जो है तो वह धर्म के आधार पे बट गया है। अब लोगों को यह लग रहा है कि यह तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनी है, तो क्या भारत में जो सिख, ईसाई, अन्य धर्म के फारसी, हिंदू, जैन, बुद्ध, हिंदू नहीं बौद्ध, ये लोग रह रहे हैं, तो क्या इन्हें भारत इनके साथ क्या ट्रीट करेगा? तो क्या भारत भी हिंदू राष्ट्र हो गया? यह बात उस समय भी खड़ा होती है। तो यह बात यह दिमाग में आप आसानी से समझ लीजिए कि भारत के जो नेता थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वे ऑलरेडी से डेडिकेटेड थे कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है। यह बिल्कुल द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था वह मुस्लिम लीग का, उसके खिलाफ थे। मुस्लिम लीग के विचारों की वजह से 1930 में इसका इलाहाबाद में जो अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत पहले लाया जाता है। उसके बाद जो अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का 1940 में, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसमें जोर शोर से द्विराष्ट्र के सिद्धांत पे बात होता है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहता है कि भारत जो है वह एक देश, एक कौम का देश नहीं है, दो कौम का देश है, एक हिंदू और मुस्लिम। इस प्रकार भारत आजाद होगा तो वह दो हिस्सों में बंटना चाहिए। तो इसके वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अंग्रेजों के सहयोग कहेंगे, तो सहयोग के वजह से भारत जो है दो हिस्सा में बटा था। तो भारतीय संविधान में तो इस प्रकार की कोई बात नहीं थी कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया और भारत को जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। फिर भी महात्मा गांधी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लेकर के काफी संशय में थे और इन्होंने जो है पाकिस्तान के लोग जो है भारत से मांग कर रहे थे कि आप हमें जो वायदा किए थे रुपया देने की 55 करोड़, उसे दीजिए, हमें अपना पुनर्निर्माण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। और इन्हीं अधिकारों को लेकर के महात्मा गांधी जो है जनवरी 1948 में जो है एक बार फिर से उपासना चालू करते हैं और यह उपासना महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम उपासना साबित होता है। इसी में एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे जो है 30 जनवरी 1948 को क्या करते हैं, इनकी दिल्ली में जो है प्रार्थना सभा में ही हत्या कर देते हैं गोली मार करके। इनके सीने में 3 गोलियां मारी जाती है और महात्मा गांधी का डेथ हो जाता है। और महात्मा गांधी का डेथ जो है एक सनसनी पूरे देश में फैल जाती है और हिंसक दंगे जो हो रहे थे उस पर काफी गहरा प्रभाव देखा जाता है और हिंसक दंगे जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा हाँ देश का बंटवारा भी हो गया, काफी बड़ी समस्या भी हुई, लेकिन अब मामला शांत हो गया है, अब तो देश बन चुका है। लेकिन यहीं पे समस्या समाप्त नहीं होती है। समस्या तो इससे भी विकट थी। वह समस्या क्या थी? तो वह समस्या वही है, एकता के सूत्र में देश को बांधना। अब एकता के सूत्र में देश को बांधने की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो इसको हम जानेंगे। पहले फिर से हम उस मानचित्र पे चलते हैं जहां से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था।
तो यह जो मानचित्र आप देख रहे हैं उस समय इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और भारत दो हिस्सों में क्या हो गया, बट गया। उसके बाद यह जो आप मानचित्र देख रहे हैं यहाँ पे भारत का एकदम आज़ादी से पहले का यह मानचित्र है। तो हम जैसे शुरू में ही बात किए थे कि भारत जो है दो हिस्सों में बटा था, देसी भारत और ब्रिटिश भारत। जिस समय 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारत में कम से कम 565 रियासतें थी, यानी 565 राजे रजवाड़े के लोग थे भारत में, और ब्रिटिश भारत के कुछ प्रांत थे। ऐसे में यह देसी भारत वाले जो लोग थे यह भारत में काफ़ी अलग अलग समस्या उत्पन्न करते हैं। कुछ समय इस पूरे समझौते में बात किया गया था कि योजना जो 3 जून 1947 का माउंटबेटन का योजना था भारत के बंटवारे को लेकर, उसमें तीन बातें हुई थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान होगा, बाकी सारा हिस्सा जो है वो भारत होगा, और जो राजे रजवाड़े हैं वह अपनी इच्छा से या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में रह सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। अब ऐसे में देखिए भारत लग रहा था कि अब 565 हिस्सों में टूटने वाला है, यानी जो एकता का जो है स्वप्न वह बिखर रहा था और इसकी झलक दिखलाई भी देने लगी। सबसे पहले दक्षिण के त्रावणकोर के जो महाराज हैं वह घोषित करते हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अगले ही दिन जो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, जो हैदराबाद में एक पद होता था जो राजा का पद, उसे निजाम कहा जाता था, तो उन्होंने अगले ही दिन घोषित किया त्रावणकोर महाराज के घोषित करने के बाद कि हम भी क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अब ऐसे में भारत की एकता पे ही खतरा मंडराने लगा। तो आप समझ पा रहे होंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में एकता की जो चुनौती थी वो सबसे प्रमुख थी, और भारत लग रहा था कि अब कई हिस्सों में टूटने वाला है। ऐसे में जो भारत में जो उस समय सरकार थी वह अंतरिम सरकार थी। यह गांधी जी की मृत्यु का फोटो है। तो जो अंतरिम सरकार थी इसको लेकर के काफी दृढ़ थी, वह देश के बंटवारे को लेकर के काफी दृढ़ थी, किसी भी हद तक उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। तो अंतरिम सरकार में जो पीएम थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये बात आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे जो गृह मंत्री थे जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका एक इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद यहाँ पे नहीं है, तो इन्हें आप जानते हैं। इन लोगों ने राष्ट्र निर्माण को लेकर के, इन राजवाड़ों को भारत में मिलाने को लेकर के काफी कड़ा रुख अपनाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसमें ये भी शामिल रहते हैं। तो आइए फिर से हम लोग कहानी पे चलते हैं कि अब राजवाड़ों को कैसे शामिल किया जाएगा भारत में और भारत का निर्माण कैसे होगा। तो काफी लंबे समय से आप यहाँ तक समझे हैं। तो उस समय जो है भारत 565 रियासतों में बटा हुआ है और हैदराबाद और त्रावणकोर के लोग जो है अलग ही बात कर दिए हैं और संविधान अभी लागू नहीं हुआ, अभी संविधान बन रहा है। दिसंबर 1946 से लेकर के, थोड़ा सा इस टाइमलाइन को भी जानेंगे आप कि दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। यानी संविधान सभा कहने का मतलब वैसी सभा जो भारत के लिए संविधान तैयार कर रही है, और इसके अध्यक्ष जो है वो बिहार के लाल जो है जिन्हें कहा जाता है, थोड़ा सा इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यह सभा संविधान सभा बना रही है, संविधान बना रही है जो देश की आज़ादी के बाद लागू होने वाला है और समय के साथ लागू होगा जब यह बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे में संविधान सभा में ही भोपाल के जो नामुइंदगी थे, भोपाल के जो महाराजा थे राजे रजवाड़े, और संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर देते हैं कि हम संविधान सभा में ही शामिल नहीं होंगे। और एकता की जो बात है इतने डेंजर लेवल पे फैलती है। अब उसी समय एंट्री होता है देश के गद्दावर नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, भारत के निर्माणकर्ता, शिल्पकार के। वह क्या करते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक जो ब्रिटिश जो भारत का हिस्सा था और भारत से सटे जो राज्य थे यानी राजे रजवाड़े थे, उन्हें किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद
का प्रयोग करके वो लगभग शामिल कर लेते हैं। कुछ रजवाड़े जहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है उनमें से 4 रजवाड़े ऐसे हैं। एक का नाम है हैदराबाद, एक का नाम है जूनागढ़ और एक का नाम जो है वह क्या होगा, मणिपुर। मणिपुर आज भी समस्या वहाँ देखने को मिलती है। और एक जो है जम्मू एंड कश्मीर, और आज भी ये 2 मैटर फंसा के रखे हुए हैं। तो इनका विलय कैसे हुआ, हालांकि इस चैप्टर में आपको हैदराबाद और मणिपुर के विलय के बारे में ही पढ़ना है। हम थोड़ा सा जूनागढ़ के बारे में भी बताएंगे, और जम्मू कश्मीर अपने आप में स्पेशल है तो इसको हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो लगभग 15 अगस्त 1947 तक बाकी राज्य रजवाड़े को कैसे भी बातचीत करके मना लिया गया है, लेकिन यह जो है एकदम से कहते हैं कि देश अपनी जनता को लोकतंत्र देना ही नहीं चाहते हैं, अधिकार देना ही नहीं चाहते, एकदम से बैठ चुके हैं। तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, शॉर्टकट में इसको जान लेते हैं। तो मिलाने का तरीका था, एक या तो सैन्य कार्रवाई किया जाए, या ये लोग विलय पत्र पे साइन कर दे कि हम भारतीय संघ का हिस्सा हो रहे हैं, और तीसरा नहीं तो जनमत संग्रह कराया जाए, यहाँ वोट कराया जाए। खास बात यह था कि जूनागढ़ के जो उस समय प्रमुख थे वह थे एक मुसलमान। वह चाहते थे कि हम पाकिस्तान में चले जाए, और वह जूनागढ़ जो है गुजरात में पड़ता है। अब गुजरात में होकर के आप पाकिस्तान में जाने की बात करें, यह काफी दिलचस्प क्या, काफी समस्या वाली बात है। तो इसको लेकर के क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि वहाँ 90% जनसंख्या हिंदू है, बस मुस्लिम वहाँ का राजा होने की वजह से वो कह रहा है कि हम जाएंगे पाकिस्तान में। अब इसी समस्या को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, जनमत संग्रह वोट कराते हैं, और वोट में वोट भारत की तरफ होता है, और जूनागढ़ को कहें तो एक प्रकार से जबरदस्ती मिला लिया जाता है वोट की तरफ से। हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं है, वोट से हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरा जो है हैदराबाद, यहाँ का जो राजा होता है वह होता है निजाम। यह एकदम कसम खा के बैठा है कि हम भारत में शामिल होंगे ही नहीं। तो भारत कहता है कि ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 1947 में एक विलय पत्र पे सिग्नेचर होता है, और बात यह होता है कि आप जैसे भी है आप अंदर शासन करिए, बस आप हमें सैनिक शासन व्यवस्था दे दीजिए, हम सैनिक का ख्याल हम रखेंगे। और दूसरा जो है वह विकास, जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है उसका ख्याल हम रखेंगे, कि आप दूसरे देशों से बातचीत नहीं करेंगे, भले आप स्वतंत्र रहिए। इन दोनों बातों के लेकर 1947 में बात हो जाता है, लेकिन समय अपना रुख मोड़ता है और यहाँ से समस्याएं जो होती है वह चालू होती है। घटना यह होता है कि 1948 में एक जो है हैदराबाद में आंदोलन चालू होता है, किसान आंदोलन चालू करते हैं कि हैदराबाद को जो निजाम है वह उन्हें काफी क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है किसानों से। इसमें महिलाओं के साथ भी काफी समस्या रहती है, तो किसान और महिलाएं इसमें शामिल होते हैं, और हैदराबाद का जो शहर है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में दिक्कत यह होती है कि उसमें कांग्रेस और साम्यवादी दल के जो नेता लोग हैं वो अभी इस आंदोलन के सबसे फ्रंट पे आकर के खड़ा हो जाते हैं। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए हैदराबाद का निजाम अपना एक सैनिक संगठन भेजता है, सेना को भेजता है। अब इसमें समस्या क्या रहती है कि यह जो सेना है वह एकदम से सांप्रदायिक सेना है। सांप्रदायिक कहने का मतलब यह हुआ कि वह महिलाओं के लेके उनकी नजरिया काफी खराब रहती है और क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं अपने ही जनता के साथ। अब यह देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे बर्दाश्त हो, वह तुरंत सेना को इंफॉर्मेशन देते हैं, और भारत की सेना की तरफ से पहला बार एक ऑपरेशन किया जाता है जिसका नाम रहता है ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो को तहत भारतीय सेना हैदराबाद में एंट्री मारती है, और कुछ ही दिनों के अंतर हैदराबाद का निजाम जो है आत्मसमर्पण कर देता है, और भारतीय संघ में हैदराबाद को शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला जो है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वह है मणिपुर, कि मणिपुर को जो है भारत में कैसे शामिल किया गया। तो यही हैदराबाद के शामिल करने की बात हो रही थी। उन लोगों जो वह भेजा था, और राजाकार जो सैनिक संगठन भेजा था हैदराबाद का निजाम, उसे राजाकार कहा जाता था। वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे,
अव्वल दर्जा समझते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास का। तो ये लोग सांप्रदायिक और इसके वजह से समस्या उत्पन्न करते हैं और लास्ट में ऑपरेशन पोलो और भारत में इसे मिला लिया जाता है। दूसरा जो यह दिखाई दे रहा है आपको मणिपुर, आज भी जो है इस मणिपुर में समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके पीछे के कारण आज इसी वीडियो में हम लोग यहीं पे समझेंगे। तो मणिपुर को जो है वहाँ के महाराजा होता है बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह यो कहते हैं कि हम अपने रियासत को विलय नहीं करेंगे, लेकिन जब दबाव बनता है इनके ऊपर तो जून 1948 में महाराजा हरि सिंह क्या कराते हैं, महाराजा बोधा चंद्र सिंह चुनाव कराते हैं और चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम होता है। वहाँ पे एक संगठन यानी विधानसभा कहें तो बनता है। उसमें जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं वह चाहते हैं कि मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाए और बाकी राजनीतिक पार्टियां जो होती है मणिपुर के विधानसभा की वह कहती है कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। अब यह दबाव उत्पन्न होता है, लेकिन बाद में भारत के ऊपर कंट्रोल है, ये मणिपुर जाएगा कहाँ, इन्हें जबरदस्ती एक प्रकार से कहिए तो भारत में मिलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और इसके वजह से मणिपुर में नाराजगी पैदा होती है और इसका असर आज तक देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय संघ में जो है मणिपुर को भी क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो यह रहा राज्य रजवाड़ों का विलय। तो आपको लग रहा होगा हाँ अब तो देश की एकता की समस्या समाप्त हो गई, क्या टेंशन। माना कि उधर विभाजन हुआ, विस्थापन हुआ, पुनर्वास हुआ, अलग अलग समस्या हुआ, देश का बंटवारा हुआ, 565 रियासतें थी उन्हें भी शामिल कर लिया गया। अब तो एकता का समस्या समाप्त हुआ। तो एकता की समस्या यहीं पे समाप्त नहीं होती है। देखिए हमारे उस समय के जो नेता लोग थे उन्हीं की वजह से जो है आज भारत जैसा एक उपमहाद्वीप का देश, माने महाद्वीप से थोड़ा सा छोटा है और विविधता के मामले में तो महाद्वीप को भी आगे पीछे छोड़ देता है। यहाँ मतलब हर 10 किलोमीटर के बाद जाइएगा तो आपको बोली में चेंज दिखेगा, खाना में चेंज दिखेगा, भाषा में चेंज दिखेगा। यानी समझिए तो एक प्रकार से मणिपुर से जैसे आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो लगेगा ही कि दूसरे देश में पहुंच गए। तो इतना बड़ा विविधता वाले देश को एकता में बांध के रखना यह साधारण बात नहीं थी। अब ऐसे समय में जिस समय देश 565 हिस्सों में बटा हो और उसको शामिल कर देना, हालांकि इसमें तो सफल हो गए हमारे देश के राजनेता। एक समस्या फंस गया जो जम्मू कश्मीर आज भी मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में आप पहलगांव अटैक तो देखे ही होंगे। तो इतनी बड़ी समस्या, लेकिन आगे चल करके जो समस्या उत्पन्न हुई वह एक और समस्या एकता को लेकर उत्पन्न होती है। वह है कि ब्रिटिश वाले जो लोग थे अंग्रेज, वो अपने हिसाब से राज्यों के सीमा तय किए थे प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से। लेकिन भारत में राज्य का निर्माण जो था ये ऑलरेडी कांग्रेस में बातचीत देश की आज़ादी से पहले ही हो गया था कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, यानी राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। क्योंकि कांग्रेस की जो कमेटियां बनी थी आज़ादी से पहले वो ऑलरेडी भाषा के आधार पे ही बनी थी और अलग अलग क्षेत्रों से वो लोग आंदोलन करते थे। लेकिन इतनी बड़ी समस्या झेलने के बाद और भाषा के आधार पर राज्य बनाने का जो यह प्रश्न है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें लगता है कि यह देश को एक प्रकार से फिर बांटने का काम हो जाएगा। क्योंकि वो अलग देशों के एग्जाम्पल देखते थे कि अलग देश भाषा के आधार पर कैसे टूट गए हैं। लेकिन इस समस्या को देखें कि इस प्रकार से हैंडल किया जाता है कि देश हमारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो भी जाता है और देश हमारा टूटता भी नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण थे और राज्यों का गठन कैसे हुआ इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले भाषा के आधार पे राज्य के निर्माण को लेके मांग जो चालू होता है वह चालू होता है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक काफी जो है गद्दावर नेता जो गांधीवादी विचारों के समर्थक थे और काफी उनका नाम था, वह व्यक्ति जो है पट्टू श्रीरामल्लू, जिनके बारे में आप लोग आगे जानेंगे, वह काम ये करते हैं कि वह बैठ जाते हैं आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल कर देते हैं और कहते हैं कि तेलुगु भाषी नाम से आंध्र प्रदेश राज्य का आपको गठन करना ही होगा। अब जैसे वह भूख हड़ताल पे बैठते हैं आंध्र प्रदेश के निर्माण को लेकर के,
तो 58 दिनों के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 58 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके वजह से पूरे मद्रास क्षेत्र में जो है खलबली मच जाती है और यहाँ पे बहुत सारे जो है कांग्रेस के नेता भी इस्तीफा देने लगते हैं और इसी वजह से दबाव में आकर के आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू यह आके बात बोलते हैं कि हम आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाएंगे और इस बात की घोषणा होती है और 1953 में पहला भारत के भाषा के आधार पर राज्य बनता है जिसका नाम क्या होगा, आंध्र प्रदेश। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश एक राज्य बनता है भाषा के आधार पे, तैसे ही प्रश्न चालू हो जाता है। प्रश्न क्या चालू होता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से फिर भाषा के आधार पे राज्यों के निर्माण की मांग जोर शोर से पकड़ने लगती है। अब इसी के तहत जो है देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लोग लगते हैं कि अलग अलग राज्य की मांग करना चालू कर देते हैं। इसी को दिमाग में रखते हुए राज्य एक आयोग बनता है जो यह बतलाएगा कि कैसे भारत में जो है राज्यों का निर्माण किया जाए, जिसका नाम रहता है राज्य पुनर्गठन आयोग। यह जो है पुनर्गठन आयोग 1953 में बनता है और यह अपना जो है मत प्रस्तुत करता है 1956 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। इस अधिनियम के तहत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो यह रहा भारत के राज्यों का पुनर्गठन अभी यहाँ तक 1956 तक। इसके बाद भी देश में हमेशा से आज तक भी अलग अलग राज्यों के निर्माण को पुनर्गठन को लेकर के प्रश्न खड़ा होते रहते हैं और राज्यों का पुनर्गठन होता रहता है। जैसे आप सुने होंगे 2014 में ही एक नया राज्य बना था तेलंगाना। तो अलग अलग राज्य कैसे बने हमारे देश में, थोड़ा सा उसका टाइमलाइन जानेंगे कि कब कौन सा हिस्सा जो है अलग अलग राज्य के रूप में उभरा। तो कुछ आगे की बातें जानते हैं। तो उस समय जो अभी आप जो महाराष्ट्र और गुजरात देखते हैं उसका नाम पहले हुआ करता था सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र जो है वह 2 हिस्सों में बढ़ता है 1960 में और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनते हैं। गुजराती भाषा बोलने वाले गुजरात और मराठी भाषा बोलने वाले महाराष्ट्र, यह 2 भाषा जो है अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। जो बम्बई जो राज्य हुआ करता था एक जन आंदोलन के फलस्वरूप। उसके बाद पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी को 2 समुदाय हुआ करते थे और पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग करते हैं और बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई। इस साल यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब का राज्य का दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाए गए। यानी 1966 में पंजाब एक अलग राज्य बना और अभी भी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एक ही में शामिल थे। हाँ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी आगे चल करके 2 राज्यों में बांट दिया जाता है। 1985 के आसपास यह 2 हिस्सों में बट जाता है। आगे चल के 1972 में आप पढ़ेंगे तो 1972 में देश में 3 राज्य लगभग बनते हैं पूर्वोत्तर में। इसमें असम से अलग करके मेघालय बनाया गया और इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग हुए। यानी असम से अलग करके मेघालय बना, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए और नागालैंड इसे कहीं पहले 1963 में एक राज्य बना। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन का काम आज भी जारी है। आज जैसे आप देखते होंगे कि देश का 28वां राज्य जो बना था 29वां, अभी तो 28 ही राज्य हो गए। वह तेलंगाना बना था 2014 में और उसके बाद यह हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में जो एक भारत का राज्य हुआ करता था उसको 2 यूटी में बांट दिया गया। एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख रख दिया गया। और उसके बाद तो आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इस प्रकार भारत आज भी एकता के सूत्र में जो है बंधे हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है और आप क्वेश्चन आंसर आसानी से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम इसी पुस्तक के 2nd चैप्टर को यानी राष्ट्र निर्माण की दूसरी समस्या को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।